अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। आज का टॉपिक जो है हमारा वो टीएमए है। ठीक है जी, क्योंकि अब टाइम थोड़ा सा कम बचा है, आपको वो टीएमए सबमिट भी करना है और टीएमए का एक बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है हमारे लिए मार्क्स के लिए। तो आप थोड़ा सा टीएमए के जो क्वेश्चन है उनको जरा नोट करते हुए चलेगा। खोलो चैप्टर नंबर 2। तरसील कारोबार में एक अहम रोल अदा करता है। इनमें से आपको एक सवाल नंबर एक में से किसी एक का जवाब करना है। बी का बता देता हूं मैं आपको, ठीक है ना। तरसील का कारोबार में एक अहम रोल अदा करता है। तरसील कारोबार में एक अहम रोल अदा करता है, मुत्तफिक है या नहीं? तो हम मुत्तफिक हो जाएंगे इससे और उसके रोल की अदायगी बताएंगे। क्वेश्चन नंबर वन का बी पार्ट, क्वेश्चन नंबर वन का पार्ट बी क्वेश्चन है तरसील के कारोबार में अहमियत, आप मुत्तफिक हैं या नहीं? तो हम बिल्कुल जवाब में मुत्तफिक लिखेंगे। हम लिखेंगे हाँ, हम इससे मुत्तफिक हैं कि तरसील कारोबार के अंदर एक अहम रोल अदा करता है। जो बात है वो है, तो शुरुआत में ऐसे लिखेंगे हम मुत्तफिक हैं। अब मुत्तफिक हैं तो वजूहात बताइए। तो अब वजूहात की तरफ मैं आपको लेके चलूँ। यहां से शुरू करिए आप, इस पॉइंट से यहां तक, ठीक है जी। ये पहला पैराग्राफ जो है ना आपका, ये लिखेंगे आप। इसमें 60 अल्फाज की बात है, लगभग बैठ के आराम से खाली वक्त में गिन लेना, 50-60 हो जाएंगे, ठीक है जी। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। सबक पेज नंबर नोट कर लेना बस आप। अगले चलते हैं सवाल नंबर 2 पर। मिसेस वंशिका हमारे मुल्क में एक छोटा कारोबार कायम करना चाहती हैं। हुकूमत और मुख्तलिफ इदारों की जानिब से छोटे कारोबारी के लिए फराहम की जाने वाली मदद के बारे में उनको मालूमात फराहम कीजिए। सबक नंबर 8 की तरफ देखते हैं। एक छोटा सा कारोबार वो शुरू करना चाहती हैं। कौन? कोई मिसेस है, वो छोटा सा कारोबार शुरू करना चाहती हैं, तो उसके लिए उनको क्या मदद फराहम होगी वो आपको बतानी है। यह है जी आपका सबक नंबर 8, जिसका नाम है खुद रोजगार। तो वो कह रहा है मिस जो भी हैं वो कारोबार शुरू करना चाहती हैं, तो कारोबार से मुताल्लिक उनको क्या क्या चीज़ें फराहम होनी चाहिए। तो अगर आप कोई भी कारोबार शुरू करना चाहते हो तो उसके लिए आपको क्या क्या इंफॉर्मेशन चाहिए, जैसे यहाँ लिखा हुआ है खुद। तो यहाँ पर आप उसको खुद रोजगार का मायने दे दो एक कम अल्फाजों में, ठीक है जी, कि खुद रोजगार का मतलब क्या होता है। मायने देने के बाद नीचे की तरफ चलो। खुसूसियात लेने की जरूरत नहीं है कि खुद रोजगार की खुसूसियात क्या होती हैं, ठीक है जी। छोटे कारोबार के फायदे, उजरती रोजगार कारोबार, ये सब उसकी किस्में आ गई हैं। और खुद रोजगार के मुख्तलिफ पहलू, ठीक है जी। छोटे कारोबार की इकसाम, ये अलग अलग किस्में आ गई हैं छोटे कारोबार की। हिंदुस्तान में छोटे कारोबार की अहमियत, ये नोट कर लीजिए 8.5, ठीक है जी। और छोटे कारोबार के दायरा कार, ये वाला तो पैराग्राफ आपको ये जरूर नोट कर लीजिए 8.9, ये नहीं छोड़ना आपने। यहीं पर आपको दायरा कार पता चलेंगे कि क्या क्या चीजों की आपको जरूरत पड़ेगी अगर आप हिंदुस्तान में रहते हैं और इस मुल्क के अंदर काम करना चाहते हैं। तो ये 8.9 जो है आप ये छाप लीजिएगा माशाल्लाह इस क्वेश्चन में, ठीक है जी। ठीक है जी, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। इसका बी पार्ट छोड़ देते हैं, हालात सही नहीं है हमारे, तो लिहाजा एक क्वेश्चन ही काफी है। मतलब यह है कि वक्त की तंगी है, एक क्वेश्चन का एक पार्ट हो जाए काफी है। सवाल नंबर 3 पे चलते हैं। वही अब थोड़ा सा इसका जवाब जरा हमें इतना ही मुनासिब अल्फाजों में लिखना है, 40 से 60। आपका दोस्त एक मैन्युफैक्चरिंग यूनिट चलाता है, ठीक है, बहुत अच्छी बात है। उसको और ज्यादा कारकुनान की जरूरत है, इसके लिए वो लोगों को कहां से हासिल कर सकता है, ठीक है जी। यानी आपका दोस्त एक मैन्युफैक्चरिंग यूनिट चलाता है, उसको और
कारकुनान की जरूरत है, उसके लिए वो लोगों को कहां से हासिल कर सकता है? कारकुनान मतलब रिक्रूटमेंट कहलाता है, एक तरीके से रिक्रूटमेंट कहलाता है, रिक्रूटमेंट यानी लोगों की जरूरत है, आपको लोगों की जरूरत है, तो आप उनको कहां से हासिल कर सकते हो? सबक नंबर 12 पे चलते हैं। वैसे आप में से कोई बता सकता है मुझे कि अगर आपकी भी कोई मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है और आपसे कहा जाए भाई लोगों को लाना है, तो आप कैसे जरिए हैं लोगों को लाने के? क्या जरिए हमारे पास मौजूद होते हैं जिससे हम लोगों को अपने ऑर्गेनाइजेशन में या अपनी यूनिट के अंदर लोगों को ला सकते हैं? आप बता दो। आप में से किसी ने कारोबार खड़ा कर दिया तो आप लोगों को कैसे बुलाओगे? अपने पास गली में खड़े का ऐलान करोगे? इश्तिहार देके। बहुत बढ़िया जवाब हो गया। एक और बताओ, इश्तिहार के अलावा अपने पड़ोसी से पूछो, बताओ इश्तिहार के अलावा क्या तरीका? इश्तिहार दे दिया इन्होंने, न्यूज़पेपर में दे दिया। आप ही सोचो ना, आप खुद मैन्युफैक्चरिंग चलाते हो, आपको 5-7 लोगों की जरूरत पड़ रही है, आप कैसे करोगे इंतजाम? कैसे बुलाओगे उनको? क्या ऑफर दोगे? मतलब कैसे दोगे ऑफर? उनको अपनी बात कैसे पहुंचाओगे? इन्होंने अपनी बात पहुंचाई इश्तिहार के जरिए। इन्होंने इश्तिहार दे दिया, उसमें साफ लिख दिया मुझे 5 से 7 लड़के या लड़कियों की जरूरत है अपने कारोबार के लिए, महाना उनको मैं 10,000 रुपए, साथ में खाना और 2 कंबल दूंगा। इन्होंने लिख के भेज दिया उसके अंदर, राब्ता करिए। ये हो गया ऐड। ठीक है जी। आप क्या करोगे और क्या जरूरी है? चलो यहां पर आ जाओ, आंसर आ गया तुम्हारा, ये नोट कर लो भाई, सफा नंबर 67 है। तो आप अगर अपनी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट में हो तो आपके पास क्या क्या जराए हैं? तो पहला ये आगे जो उन्होंने बोला था, मीडिया या इश्तिहारात। मीडिया का इश्तिहारात का जरिया करूंगा, रेडियो वाले भैया से बोल दूंगा जब भी अब रेडियो पे ऐड आएगा तो डाल देना कि भाई साहब यहां पर लोगों की जरूरत है, उसके लिए इस पर कायम राब्ता कायम करें। एक तरीका तो सीधा सीधा ये हो गया। और क्या तरीका है? दूसरा तरीका है, रोजगार के दफ्तर होते हैं जिनको हम एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज कहते हैं। आप यहां पर इनको इन्फॉर्म कर सकते हैं कि मुझे 5 से 7 या 8-9 लोगों की जरूरत है अपने कारोबार के लिए, इतनी मैं उनको सैलरी दूंगा, ये चीजें दूंगा। इनके पास लोगों ने अपना रजिस्ट्रेशन करा रखा होता है, तो ये लोगों को आगे फिर वो इंफॉर्मेशन देंगे कि आप फला जगह पर बात कर लीजिए, यहां पर नौकरियां लगी हुई हैं। ठीक है जी। तालीमी इदारे हैं, यानी बहुत सारी कंपनियां हैं, बड़ी तंजीमें हैं जो अपने अमले को की भर्ती के लिए यूनिवर्सिटी और अलग अलग इदारों में जाती है, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं कैंपस रिक्रूटमेंट। जैसे आपसे मैं कहूं कि भाई आप 12वीं के बाद जब ग्रेजुएशन करोगे तो हो सकता है आप अपने ग्रेजुएशन के फाइनल ईयर में हो कॉलेज के अंदर, और आपकी यूनिवर्सिटी में, आपके कॉलेज में कोई कंपनी आ गई अच्छी बड़ी सी और आपको उठा के ले जाएगी। वो इंटरव्यू होगा आपका और आपने इंटरव्यू क्रैक कर दिया तो वहीं से आपकी प्लेसमेंट हो जाएगी। इसको बोलते हैं कैंपस प्लेसमेंट या कैंपस रिक्रूटमेंट, जो बहुत क्रेज में होती है। इसीलिए हम लोग जो मतलब जो बच्चे हैं जो अमूमन जो पढ़ाई में लगे रहते हैं, उनके दिमाग में एक ही चीज ज्यादा चल रही होती है, बस अच्छा कॉलेज मिल जाए और अच्छी प्लेसमेंट मिल जाए, मतलब वहीं से हमें कोई कंपनी अच्छी प्लेसमेंट दे दे। तीसरा तरीका हो गया ये, मतलब जो आसान वाले वो लिख लीजिए, फैक्ट्री दरवाजे पर भर्ती। जैसे आपने अपने, क्योंकि फैक्ट्री आपकी पहले से बनी हुई है, आपने बड़ा सा गेट है फैक्ट्री का, उसके ऊपर लिख दिया लोगों की जरूरत है, राब्ता कीजिए, खत्म बात। तो ये मीडिया नहीं है, या आपने अपने फैक्ट्री के गेट पर ही लगा दी इंफॉर्मेशन। ठीक है जी। रुजू करना या हवाला, कभी कभी मैनेजमेंट मुख्तलिफ जराए जैसे कारकुनान, मुलाजमीन, मौजूदा मुलाजमीन, ग्राहक वगैरह जैसे मुख्तलिफ जराए से गर्ज मंदकार कारकुनान के बारे में हवाले से हासिल करते हैं, जिसको बोलते हैं रेफरेंस। आप कंपनी के अंदर काम कर रहे थे, आपने जाके बता दिया, मैंने ही आपसे कह दिया, अगर आपके भाई कोई भांजा भतीजा चचेरा ममेरा कोई भी हो तो बता देना। आपने घर जाकर उसको बोला अरे भाई मेरी कंपनी के अंदर नौकरी लगी हुई है, तो करोगे, तुम इंटरेस्टेड हो, तो ये हवाला कहलाता है कि आपके हवाले से कोई शख्स आ गया, जिसको हम बोलते हैं रेफरेंसेस। इस तरह से भी बहुत सारे काम होते हैं कंपनी के अंदर। आखिरी काम पढ़ लीजिए इसमें से, निजी रोजगार एजेंसियां, यानी आपसे हो ही नहीं रहा, आप कह रहे हैं मेरे बस का नहीं है लोगों को भर्ती करना, तो आप कुछ निजी कंपनियां हैं जिनका काम ही यही है रिक्रूट करना, लोगों को भर्ती करना। आप सिर्फ उनको बता दिए भाई हमें बढ़िया से खूबसूरत से 5 लोग दे दो, ये क्वालिटीज होनी चाहिए, ये हम उनको देंगे। ये चार्जेस लेते हैं लोगों को देने के, या आपसे भी चार्ज लेंगे और जिसकी भर्ती कर रहे हैं उससे भी चार्ज लेंगे।
हाँ, जैसे पहला चार्ज हो गया, इन्होंने जैसे बड़े प्यार से कहा बेटा पहले महीने की जो आमदनी आएगी ना बेटा वो हमारी है, बाकी तुम्हारी है, इस तरह से। और ऐसे ये कंपनियों से बोल देते हैं कि हम आपको इतने लोग देंगे तो इतना पैसा लेंगे। ऐसी बहुत सारी प्राइवेट एजेंसीज होती हैं जिनका काम रिक्रूट करने का होता है। कंपनी कहती है हमें सरदर्दी नहीं पालनी, आप इंटरव्यू लेके सब कुछ करके हमें दे देना। ठीक है जी, तो पहले का आंसर हो गया, अलिफ हो गया, मुझे मेरे हिसाब से बा पढ़ने की जरूरत ही नहीं है। ठीक है ना, अलिफ हो गया, बा छोड़ दो। सवाल नंबर 4 पर आ जाओ। ठीक है, नोट करते हुए चलना और आंसर जरा थोड़ा खूबसूरती से लिखना। 12वीं क्लास से थोड़ा सा आंसर को जरा ढंग से लिखना है हमें। ठीक है जी, अगला क्या है सवाल, एक्स वाई जेड, एक्स वाई जेड इस बात से वाकिफ है कि हकीकी और मेयारी कारकर्दगी दूसरे मुकना नताइज के सबब बन सकती है। इनको मेयार से मसावी ज्यादा कम के मुताबिक सूरत हाल की फर्क करने में मदद दीजिए। सबक नंबर 14। एक बार सबक नंबर 15 का भी क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। मिस्टर अशोक की एक कंपनी है और उनको मुख्तलिफ इकसाम के तरजीह हसस जारी करने का इख्तियार है। तरजीजी हसस के इन तमाम इकसाम को बयान कीजिए जो एक कंपनी जारी कर सकती है। सबक नंबर 15 खोल लेते हैं, इसका बा कर लेते हैं। यह 8 था, सबक नंबर 15 यहां डाल दिए ना, लगभग लगभग 300 डाल दीजिए, ज्यादा आ गया, 250 कर दीजिए, 250। अरे 15वां चाहिए जनाब, 15वां, 250 कर दीजिए उसको। ये कैसा सबक है? हाँ, जी, टाइप ऑफ शेयर्स नीचे। सबक खोलिए, सबक, सबक का नाम क्या है? देख रहे हो ना सबक की लेंथ कितनी बड़ी बड़ी है, हाथ दुख गया खींचते खींचते नीचे। तुम सोचो पढ़ने में क्या हालत होगी। कारोबार के लिए मालियाती फराहम करना। देखो कोई भी इंसान अगर कारोबार करता है, कोई भी इंसान अगर कारोबार करता है तो उसके कारोबार के अंदर एक रकम महदूद होती है कि वो अपना इतना पैसा लगा सकता है, लेकिन कहीं ना कहीं से उसको रकम की जरूरत पड़ती है कि वो कहीं से उसकी रकम को लेकर आए। ठीक है जी, तो उसके लिए आपके पास अलग अलग किस्म के तरीके मौजूद हैं। क्या हो रहा है? ये 15 बहुत नीचे आ गया। ये है जी आपका 15वां सबक, कारोबार के लिए मालियाती फराहम करना, जिसको फाइनेंसिंग ऑफ बिजनेस कहते हैं। खैर जब सबक पढ़ेंगे तब पढ़ेंगे, एक बार क्वेश्चन दोबारा पढ़ लेते हैं। क्वेश्चन लिखा हुआ है, मिस्टर अशोक की एक कंपनी है, ठीक है जी, और उनको मुख्तलिफ इकसाम का तरजीह हसस जारी करने का इख्तियार है। ठीक है जी, और तरजीह हसस के इन तमाम इकसाम को बयान कीजिए जो एक कंपनी जारी कर सकती है। तरजीह हसस इंग्लिश में क्या कहते हैं इसको? हसस का मतलब तो शेयर होता है शायद। हसस मतलब पार्ट्स ना, हाँ मतलब शेयर हो गया।
फाइनेंस के अंदर शेयर हो गया, प्रेफरेंस शेयर बता रहा है, तरजीहाती शेयर, ठीक है। तो अगर आपको कारोबार में फाइनेंस की जरूरत पड़ जाती है, पैसे की जरूरत पड़ जाती है, तो देखो एक तो तरीका है कर्जा ले लो, ठीक है जी, और दूसरा तरीका होता है अपने शेयर्स दे दो। शेयर्स का मतलब क्या है कि अपनी कंपनी का मालिकाना हक दूसरों को भी दे दो और अपनी कंपनी के छोटे छोटे मालिक बना दो, बिल्कुल छोटे छोटे से, पिद्दी पिद्दी से। वो आपकी कंपनी के शेयर खरीदेंगे और वो आपकी कंपनी के क्या खरीदेंगे, शेयर। जितने भी शेयर खरीदेंगे, कोई 50 खरीदेगा, कोई 100, जितना भी वो शेयर खरीदेंगे उतनी ओनरशिप उनको मिल जाएगी। और इसके अंदर होगा क्या, वो लोग आपको पैसा देंगे, आपकी कंपनी के मालिकाना हक लेंगे और आप उस पैसे के जरिए से अपना कारोबार करोगे और कारोबार अच्छा चलेगा तो आपके शेयर की वैल्यू बढ़ने लगेगी। शेयर की वैल्यू बढ़ेगी तो उन लोगों को उससे फायदा होगा, वो शेयर बेचकर पैसा कमाएंगे। कारोबार में मालियाती फराहम के मुख्तलिफ किस्म, यही आएगा। हसस का यहीं से ये आ गए जी। यहां पर तवील मुद्दती सरमाए के हुसूल के तरीके, आपके पास क्या क्या तरीके मौजूद हैं, तो उसके अंदर ये जो पहला तरीका है यही हमें करना है, हसस का उजरा, यानी जिसको हम शेयर्स कहते हैं, ठीक है जी। चलिए ये आ गया जवाब आपका, नोट कर लीजिए। तरजीही शेयर के, तरजीही शेयर्स की अक़साम क्या क्या है, पेज नंबर, सफा नंबर 155। ये आ गया इक़साम आपके पास, पेज नंबर 155 से शुरू होगा। ये पहला इक़साम, दूसरा, तीसरा, चौथा, ये 4 आपके पास इक़साम आ गया, आपका आंसर खत्म। पेज नंबर 155। अगले क्वेश्चन की तरफ एक इशारा। अल्हम्दुलिल्लाह बड़ी मुश्किल से 4 क्वेश्चन हमारे हो गए हैं और उसकी वजूहात भी हैं। इसमें दरअसल हुआ क्या, इनका एक ओल्ड कोर्स है, एक न्यू कोर्स है। ओल्ड कोर्स के अंदर सबक के नंबर भी अलग हैं और किताब में कुछ बदलाव हुए हैं। न्यू कोर्स के अंदर कुछ और चीजें हैं, तो वो बार बार इसलिए ढूंढनी पड़ रही हैं बहुत ज्यादा। और सबक की लेंथ आप देख ही रहे हैं माशाल्लाह, पर्चे कितने ज्यादा हैं। एक एक सबक के अंदर कम से कम 30 40 सफ़े हैं। सोचो, अब ये सफ़े याद भी करने हैं फिर भरने भी हैं पेपर में। समझ रहे हो ना मेरा इशारा तुम? जरा थोड़ा हिम्मत से काम लेना इस सर। हाँ। सवाल नंबर 5, दर्ज झेल में से किसी एक सवाल का जवाब तकरीबन 100 से 150 अल्फाज। तो अब आपको अपने आंसर की लेंथ बढ़ानी पड़ेगी, छोटा आंसर लिखेंगे तो फिर नंबर कम मिलेंगे। आओ जी, सबक का क्वेश्चन देखते हैं। मिस्टर अहमद एक नया एंटरप्राइज कायम करना चाहते हैं, काइंड ऑफ कंपनी, एक एंटरप्राइज बनाना चाहते हैं। उनको इन मालियाती इदारों के बारे में बताएं जो बड़े एंटरप्राइज के लिए तवील और दरमियाना मुद्दती मालियत फराहम करते हैं। सबक नंबर 16 पे चलते हैं। यानी कुछ ऐसे हमें क्या करने, इदारों के नाम बताने जो उनको मालियात फराहम करे, यानी कुछ इंस्टीट्यूट्स के नाम बताने हैं। तो सबक नंबर 16 की तरफ नजर करते हैं और देखते हैं वो कौन कौन से मालियाती फराहम करने वाले इदारे हैं। सबक नंबर 16 आप देख पा रहे होंगे, यहां पे सबक नंबर 16 की हेडिंग है तवील मुद्दती मालियाती के वसाइल, यानी अगर आपको लॉन्ग टर्म के लिए पैसे की जरूरत पड़ जाएगी तो कौन कौन से आपके पास चीजें मौजूद हैं। तो उसमें 2 मिनट रुक जाइए, 2 मिनट रुक जाइए, यहीं से मिल जाएगा। हिंदुस्तान के खास खास मालियाती इदारों के नाम बता सकते, ये आगे ये वाला खोलिए बट। तीसरी हेडिंग होगी, तीसरी हेडिंग। खुसूसी मालियाती इदारे
ये आ गया जी आंसर 16.3। तो यहां पर अब आपके पास भारत यानी हिंदुस्तान में मौजूद बहुत सारे इदारों के नाम यहां पे लिखे हुए हैं जो अमूमन यही काम करते हैं कि सनतकारों को और बड़े बड़े इदारों को चलाते हैं, और यहां पर आपको इसका जवाब खत्म हो जाएगा। ठीक है जी। आप ये आप हाँ तो ये वाला पॉइंट भी नोट कर लीजिए, ई पॉइंट है ये, वेंचर कैपिटल इदारे हैं ये यहां पर इदारों की अलग अलग शक्लें मौजूद हैं आपके पास। ये रहा, यहां पर आगे ना दीगर मालियाती इदारे कौन कौन से हैं आपके पास, तो यहां पर आप ये लिख लीजिए। पहला हो गया लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, ठीक है जी। एक आ गया आपके पास जनरल इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। इस तरह से आपके पास बहुत सारे इदारे यहां पर मौजूद हैं। तो अपनी वुसअत के हिसाब से आप जिसमें 100-150 अल्फाज आ जाए वो लिख दीजिएगा यहां तक। ठीक है जी, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। 5वें का सवाल अलिफ हो गया, बा रहने देते हैं। 6ठे सवाल पर आ जाते हैं। एक पर मुकम्मल प्रोजेक्ट बनाना है माशाल्लाह आपको। प्रोजेक्ट क्या है जी? XYZ एक कारोबार चला रहा है। ये XYZ ही आता है हर बार। XYZ एक कारोबार चला रहा है और अपनी मसनूआत को मंडी में बढ़ावा देना चाहते हैं ताकि उसकी फरोख्त में इजाफा हो। तशहीर के तरीकों के सिलसिले में इसकी रहनुमाई कीजिए। सबक नंबर 21 में। दूसरा भी पढ़ लेते हैं। किसी सोसाइटी में आपका दोस्त एक कोऑपरेटिव सोसाइटी कायम करना चाहता है जिसको इमदाद बाहिमी सोसाइटी कहते हैं। उसके कयाम के आगाज से कबल उसको उसके फवाइद और उसके नुकसान के बारे में बताएं। मेरे हिसाब से बी वाला थोड़ा आसान है। सबक नंबर 5 देखें। कोऑपरेटिव सोसाइटी आपका दोस्त कायम करना चाहता है, आपको उसके फवाइद और उसके नुकसानात बताने हैं। ये आसान रहेगा थोड़ा सा आपके जवाब में। सबक नंबर 5 दो ये लीजिए। सबक नंबर 5 ये 10वीं क्लास के अंदर भी माशाल्लाह आपने पढ़ा था। फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, जिसके अंदर 5 किस्में होती हैं। याद होगा आपको। तन्हा मिल्कियत, पार्टनरशिप जिसको शराकतदारी कहते हैं, और तीसरी जो शक्ल थी उसकी कोऑपरेटिव सोसाइटी, और जॉइंट स्टॉक कंपनी। ये आपके पास शक्लें थी। तो इसके अंदर हम उसको डायरेक्ट लेके चलते हैं इमदाद बाहिमी सोसाइटी की तरफ, जिसको कोऑपरेटिव सोसाइटी कहते हैं। और डायरेक्ट आप जरा क्वेश्चन को थोड़ा अच्छे से जवाब में लिखिएगा कि जो मेरा दोस्त कोऑपरेटिव सोसाइटी खोलना चाहता था, एक बार वो मुझसे मिलने के लिए आया तो मैंने उसको बताया कि इसके फवाइद और उसके नुकसान क्या क्या होंगे। कोऑपरेटिव सोसाइटी की खूबियां, माशाल्लाह देखें ना आपने, इन्होंने क्या बिल्कुल सही सेलेक्ट किया। 5.6.3 है, सफा नंबर है 169। यहां पर डायरेक्ट आ गए आप और आपने कोऑपरेटिव सोसाइटी की भरपूर खूबियां उसको बताई कि क्या है कोऑपरेटिव सोसाइटी की खूबियां। पहले आपने उसको खूब खूबियां गिनवाई, फिर उसकी बुराई शुरू कर दी। कोऑपरेटिव सोसाइटी के हुदूद आ गए। तो अगर आपका दोस्त कोऑपरेटिव सोसाइटी खोलना चाहता है तो आप उससे कहोगे, जो भी नाम है इस तरह से वाकिफ होके, कि एक कोऑपरेटिव सोसाइटी खोलने से पहले हमें उसकी खूबियां और उसके हुदूद के बारे में जान लेना चाहिए। आओ मैं तुम्हें कोऑपरेटिव सोसाइटी की खूबियां बताता हूं। तो आप उसकी खूबियां बता दीजिए और उसके बाद यहां पर उसके हुदूद। अच्छा खासा लेंथी आंसर है आपका, पूरा लिखना पड़ेगा यहां तक। ठीक है जी। और यह है सफा नंबर आपका 170। तो यहां से पीछे से शुरू होके क्वेश्चन आराम से नीचे तक आ जाएगा। यहां से 169 से यहां से शुरू होगा आपका क्वेश्चन।
ठीक है जी, ये अकेला क्वेश्चन काफी मार्क्स का है, थोड़ा ध्यान रखिएगा। आइए आगे चलते हैं, 2 मिनट रुकिएगा। किसी कोऑपरेटिव सोसाइटी का, हाँ तो आप एक काम और करिएगा, इसमें एक काम और करिएगा, खूबियां और उसने कमियां पूछी हैं, ये तो आपको उसमें बतानी है, ठीक है जी, लेकिन आप उससे पहले कोऑपरेटिव सोसाइटी को पूरा डिफाइन करिएगा, वरना आपकी जो क्वेश्चन की लेंथ है वो बन नहीं पाएगी। थोड़ा सा जो है ना चीज हमें फैलाकर बात करनी पड़ती है। ठीक है, आपका नाम क्या है मैंने पूछ लिया, लेकिन मैं इस तरह से पूछ रहा हूं, बताओ पहले तुम्हारे वालिद का नाम क्या था, उनके वालिद कौन थे और उनके वालिद कौन थे, फिर आपका पूरा नसब खुला, तब आपकी बात समझ में आई। तो यहां पर पहले कोऑपरेटिव सोसाइटी की थोड़ी सी डेफिनेशन लिख दीजिएगा कि कोऑपरेटिव सोसाइटी एक किस्म के बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन होती है जिसके अंदर मुख्तलिफ लोग जो एक ही जहन के होते हैं, एक ही उसके होते हैं, वो मिलकर कुछ काम शुरू करते हैं जिसको हम कोऑपरेटिव सोसाइटी कहते हैं, और उन सबका मकसद होता है अपने जितने भी मेंबरान हैं उनको फायदा नफा पहुंचाना। तो यहां से थोड़ा लिखने के बाद फिर आप थोड़ा उसके ऊपर आइएगा कि इसके खूबियां और उसके नुकसान क्या हैं। तो इसी के साथ ये आपका टीएमए जो है अल्हम्दुलिल्लाह वो पूरा हो जाएगा। 15 तारीख तक आपको सबमिट करना है, तो मेरे हिसाब से आपको बस आज कल परसों के अंदर ये चीज पूरी करनी है। टीएमए आपने तो 10वीं में भी करा था, आपको याद होगा। टीएमए के अंदर पहला आपका जो एक कॉमन पेज होता है उसके अंदर आपको कुछ चीजें वाजे करनी है, जैसे अपना नाम, ठीक है जी, अपना रजिस्ट्रेशन जो रोल नंबर होता है वो, ठीक है जी, और सब्जेक्ट किस सब्जेक्ट का बना रहे हैं आप वो, और आपका जो स्टडी कोड है वो, ये सब चीजें, और आपका जो अपने सब्जेक्ट का कोड है वो, ये सारी चीजें आपको पहले सफे पर आपको अच्छे से भरनी है, क्योंकि पहला सफा बड़ा इंपॉर्टेंट है बाकी के सफों से। उसी के अंदर आपके नंबर उसी के मुताबिक चढ़ेंगे। फिर आपने क्या करा, जो जो हमने क्वेश्चन बताए हैं आपको वो कर लीजिएगा, और बाकी आप में से किसी को और तजुर्बा करना है तो वो कोई और सा भी कर सकता है, कोई मसला नहीं है, किताब को थोड़ा छानने का काम है। तो यहां पर आपने बड़े प्यार से पहले क्वेश्चन का ए कर रहे हो या बी लिख देना वहां, ठीक है जी। वहां लिखने के बाद फिर अपनी खूबसूरत सी राइटिंग के अंदर अपना जवाब लिख देना। जो पहले कुछ क्वेश्चन है, यानी पहले 4 क्वेश्चन जो है लगभग वो 50 से 60 अल्फाजों के हैं, तो उसकी लेंथ लगभग इतनी ठीक है, यानी कम से कम 7 से 8 लाइनों के अंदर आपका आंसर आ जाना चाहिए। लेंथ में इसलिए बार बार कह रहा हूं क्योंकि वो भी चीज चेक की जाती है कितना बच्चे ने आंसर लिखा है, ठीक है जी। फिर आप दूसरे क्वेश्चन पर आए, उसका भी जो क्वेश्चन का पार्ट ए है या बी है वो लिख दीजिएगा, क्वेश्चन लिख के उसका जवाब, तीसरा जवाब, चौथा जवाब, पांचवा। अब जो चौथे के बाद से शुरू होंगे उसके अंदर आपकी लेंथ 100 से 150 अल्फाजों की जाएगी, तो वहां थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है कि आप क्वेश्चन की लेंथ को अच्छे से लिख पाएंगे और अपनी बात को कह पाएंगे उसमें, ठीक है जी। इस तरह से ये जो है टीएमए आपका कंप्लीट हो जाएगा।